नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग प्राणायाम के निर्देश और उनकी सावधानियों पर चर्चा करेंगे। वास्तव में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करने बैठते हैं या हम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें उसके सावधानियों और निर्देश के विषय में जानकारी होनी चाहिए। बिना उसकी सावधानियों और निर्देश का ज्ञान हुए यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारा अभ्यास वह नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कहा है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। यदि हम युक्तिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, समझ के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मार्गदर्शन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम सारे रोगों का क्षय कर देता है, नाश कर देता है। लेकिन यदि यह अयुक्तिपूर्वक हुआ, अविवेकपूर्वक हुआ, उचित रीत से नहीं हुआ तो यह सारे रोगों का कारण भी हो जाता है। तो इसलिए इसकी सावधानियों का और निर्देशों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राणायाम के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए जब आप अभ्यास उसका करना शुरू करें तो ध्यान रखें कि हमें उस स्थान पर अभ्यास करना है जो स्थान समतल हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, अगल बगल कीड़े मकोड़े ना हो, शुद्ध वायु हो और इसी के साथ जगह जो है वह भी कुछ ऐसी हो कि जहाँ पर प्राणायाम करने पर मन एकाग्र हो। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि शांत और एकांत जगह हो। शांत और एकांत जगह पर जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम जो है वह फलदायी होता है। यदि हम अशांत जगह पर करेंगे तो प्राणायाम फलदायी नहीं होता है, वह अपना उपयुक्त फल नहीं दे पाता है। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास ऐसी जगह पर करना चाहिए जो स्थान बहुत ही शांत हो और जहां हम एकांत में रह सकते हों, जहां हम अपने मन को एकाग्रता कर सकते हों। और प्राणायाम का अभ्यास बहुत बेहतर है कि आप रूम के अंदर करें, और रूम के अंदर तो करें लेकिन वह क्रॉस वेंटिलेटेड हो, वातायन की पूरी अच्छी सुविधा हो आने जाने की। हमें इसको बहुत खाली स्थान पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप इसे जंगल में करें या खुली हवा में करें, खुली हवा में करना यह बहुत लाभदायक नहीं होता है। बेहतर होता है कि आप उस जगह करें जहाँ पर हवा का सीधा प्रवाह आपके ऊपर ना पड़ता हो। तो इस तरह से यह स्थान के विषय में निर्देश हुआ। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ हमें किस आसन के साथ अभ्यास करना है। हम जब अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रखें कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, जब उन्होंने प्राणायाम को परिभाषित किया है तो उसमें कहा है कि तस्मिन् शते श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति, तस्मिन् शते का मतलब होता है कि जब आप अपने आसन पर पूरी तरह से मास्टरी कर लें, दक्षता प्राप्त कर लें, कुशलता प्राप्त कर लें। यदि आपको आसनों पर कुशलता प्राप्त नहीं है तो आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम बहुत फलीभूत नहीं होगा, बहुत लाभदायी नहीं सिद्ध होगा। तो आसन में दक्षता का अभिप्राय क्या है? आसन में दक्षता का अभिप्राय है कि जब आप आसन करते हों तो जैसे ध्यान आदि के आसन, अन्य आसनों, हठ योग के आसनों की बात यहाँ नहीं हो रही है। जो ध्यान के आसन हैं उन ध्यान के आसनों में आपकी दक्षता हो जाए, यानी आप स्थिरतापूर्वक उन आसनों में कम से कम आधे घंटे बिना हिले डुले बैठ सकते हों। और यदि मान लो आधे घंटे ना बैठ सकते हों तो कम से कम 10 मिनट या आप 5 मिनट भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जितनी देर आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हों उतनी देर आपका शरीर उस आसन में स्थिर होना चाहिए और स्थिर के साथ साथ अच्छी तरह से सुखपूर्वक होना चाहिए। यह भी ना हो, जैसे महर्षि पतंजलि के आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक हो,
और सुखपूर्वक हो, जब ये दोनों स्थितियां आपकी सधने लगें तब आप समझ लें कि अब आप प्राणायाम के लिए तैयार हो गए हैं। अन्यथा प्राणायाम का अभ्यास फिर हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हमें ध्यान के आसनों में दक्षता ना मिल जाए, हमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं शुरू करना चाहिए। इस तरह से यह आसन की बात हुई। अब ध्यान के कौन कौन से आसन हैं? ध्यान के आसनों में जैसे पद्मासन है, पद्मासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोनों पैर को इस तरह से आगे की ओर कर लें, किसी भी एक पैर को यहाँ पर रखें आप पंजे को, और दूसरे पैर को उठा करके इस तरह से कर दें, तो यह हमारा पद्मासन हो गया। रीढ़, गला और सिर को हम सीधा करके बैठ जाएं। मान लो आप पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तब आप सिद्धासन का अभ्यास करें। सिद्धासन में आप अपने पैरों को इस तरह से कर लें, एक पैर को मोड़ करके, और दूसरे पैर को के पंजे को यहाँ इंसर्ट कर लें, और इसे भी इस तरह से इंसर्ट करके ऊपर की ओर निकाल लें, और फिर आप इस तरह से बैठ जाएं। इसमें आपके पैर बंध जाते हैं। पद्मासन है और सिद्धासन है, पैर अच्छी तरह से बंध जाते हैं। तो वास्तव में प्राणायाम करने का लाभ ही तब होता है कि जब आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाए। तो इस तरह से ये दो आसन हैं। मान लें आप इस पर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप किसी अन्य आसनों पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अंततः आपको इसी आसन में दक्षता करनी होगी यदि आप प्राणायाम का पूर्ण लाभ चाहते हैं तो इस तरह से यह सिद्धासन है। सुखासन है या अर्ध पद्मासन है, अर्ध सिद्धासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। या उन लोगों को जिनको स्पॉन्डिलाइटिस आदि हो, स्लिप डिस्क आदि हो, सियाटिका आदि हो, वे कुर्सी आदि पर भी बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण लाभ के लिए हमें इन्हीं आसनों पर आना है। और इसी के साथ आसन का एक और भी पक्ष है। वह पक्ष है कि आप किसी दरी पर, चटाई पर या मैट पर बैठें और समतल जगह पर बैठें। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल ज़मीन पर बैठ करके अभ्यास नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आइए अब हम देखते हैं कि हमें प्राणायाम के अभ्यास के लिए और कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता होती है। प्राणायाम के अभ्यास के लिए अब समय का निर्धारण करना होता है। यद्यपि हमारे यहाँ अन्य ग्रंथों में, जैसे हठ योग आदि ग्रंथों में, इस बात की चर्चा है कि दिन में आप 4 बार अभ्यास करें प्राणायाम का, लेकिन सामान्य व्यक्ति इतना तो अभ्यास नहीं कर सकता है, तो दिन में 1 बार भी करे, लेकिन उसका समय क्या हो। समय सबसे बेहतर है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए। जब सूर्योदय न हुआ हो उसके पहले का समय, जो संधि काल का समय है, उस समय जब आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से एक तो प्रकृति भी शांत होती है, दूसरा आप सो कर के उठे रहते हैं तो आपका मन भी हल्का रहता है, शरीर भी हल्का रहता है। तो इस स्थिति में प्राणायाम बहुत लाभदायी होता है। और दूसरा, आपको डिस्टर्बेंस के भी कम चांसेस होते हैं। जैसे दिन में करें या शाम को करें तो उस समय स्थिति ये होती है कि आपको कहीं कोई फ़ोन आ गया, कहीं कोई मित्र आ गए मिलने। लेकिन सुबह सुबह जब आप सूर्योदय के पूर्व करते हैं तो उस समय इस डिस्टर्बेंस की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखें कि समय का है। दूसरा, मान लो आपको सूर्योदय के पूर्व का समय नहीं मिल पाता है, तो उस समय फिर आप अपनी स्वेच्छानुसार जब आपको समय मिले तब भी आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो लाभ होता ही है। ना करने से बेहतर है कि फिर हम किसी भी समय कर लें, लेकिन संधि काल का समय सबसे बेस्ट होता है। या तो सूर्योदय के पूर्व का समय या तो सूर्यास्त के बाद का समय, उस समय हम अभ्यास कर सकते हैं। बीच में ये भी कहा गया है संधि काल में कि जैसे 12 बजे दिन में या 12 बजे रात में, इस तरह से जब संधि हो, 2 समय के बीच का जब संधि काल होता है तो उस समय भी किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम प्रातः काल ही करें या सायंकाल करें, सूर्यास्त के बाद करें। आइए अब हम देखते हैं इसमें आहार क्या क्या होना चाहिए। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम के लिए आहार, यदि हम आहार का ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से प्राणायाम बहुत लाभकारी नहीं होगा। और इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा भी है कि हमें जो आहार लेना है वह एक तो नियमित समय पर लेना है।
हम प्रायः नियमित समय पर आहार नहीं लेते हैं और इसीलिए हम प्राणायाम का पूरा लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो नियमित समय पर आहार लें और आहार की गुणवत्ता क्या हो, आप जो भी आहार लें वह न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि प्राणायाम में आपकी शक्ति का भी लगती है। तो इसलिए न्यूट्रिशियस आहार लें और न्यूट्रिशियस आहार के साथ साथ प्राकृतिक आहार भी लें। बहुत अप्राकृतिक या मिलावटी चीज़ें, या आप यूँ सोचें कि जैसे जंक फूड आदि होता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह के आहार लेंगे तो वह गैस आदि का निर्माण करेगा और फिर आप ढंग से प्राणायाम का अभ्यास पूरे मनोयोग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम प्राकृतिक आहार लें और उसमें बहुत अच्छी तरह से कहा गया है सुमधुर, यानी कि खट्टा, तीखा, नमकीन इस तरह के आहार न लें। जो मधुर गुण वाले भोजन हो उनका आप सेवन करें और इतना ही नहीं, उसी के साथ स्निग्ध चिकनाई वाले आहार लें, क्योंकि इससे आप जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं यदि चिकनाई के आहार नहीं हैं तो आपका पेट भी अच्छी तरह से साफ नहीं होता है। तो इसलिए हल्का सा चिकनाई का आहार लें और उससे आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और प्राणायाम करने से तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम फिर ठीक हो जाता है। तो ये तो प्रारंभिक की स्थिति है। स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि प्रारंभिक स्थिति में आप आहार का ध्यान रखें, लेकिन जब आप इसमें दक्ष हो जाएं, कुशल हो जाएं, तो फिर आप आहार में थोड़ी सी भी अनियमितता भी कर सकते हैं। यानी इस तरह का आहार ना मिले तब भी बात चल सकती है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में हमें इस तरह का आहार रखना है। अब इसके बाद हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हम जो है जब भी जो आहार ले रहे हैं, आहार करने के बाद कम से कम 3 से 3.5 घंटे बाद ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। या तो हम आहार लेने के पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लें, और यदि हम आहार के बाद मान लो सायंकाल आप अभ्यास करना चाहते हैं तो दिन भर तो खाली पेट नहीं रहा जा सकता है, तो उस स्थिति में लंच आप 1-1.5 बजे ले लें और फिर उसके बाद यदि आप 5 बजे 5:30 बजे अभ्यास करते हैं तो आपका पेट स्टमक वह खाली हो जाता है। उस समय आप प्राणायाम का अभ्यास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यदि आप अभ्यास किए हुए हैं तो अभ्यास करने के तुरंत बाद ना खाएं, कम से कम आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं या पिएं। और साथ में अभ्यास करने के तुरंत बाद नहाना भी नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है कि पहले ही आप नहा लें और फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करें। एक बात का और भी ध्यान रखें कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। सामान्यतया जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें क्रम यही है कि पहले आसन का अभ्यास हो, फिर प्राणायाम का अभ्यास हो। लेकिन यदि हम कभी कभी जैसे हम दक्ष हो गए हैं, कुशल हो गए हैं, तो पहले प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि हम आसनों का अभ्यास करें तो 10-15 मिनट का रेस्ट करके फिर हम आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि पहले आसन किए जाएं, फिर प्राणायाम किए जाएं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी अभ्यास होता है वह फलीभूत होता है। आप आसन कर लें, फिर प्राणायाम कर लें और प्राणायाम के बाद फिर ध्यान आदि की क्रियाएं कर सकते हैं। तो नियम या जो इसका क्रम है वह तो यही है। बाकी आप अपने किसी मार्गदर्शन में जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपका गुरु भी आपको बताता है, वह आपको एक सलाह देता है कि किस समय आप क्या करें और विशेष परिस्थितियों में वह समय में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यदि आप गुरु मार्गदर्शन में नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है कि क्रम से ही करें। और प्राणायाम के लिए या पूरे योग के लिए मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको योग्य मार्गदर्शन नहीं प्राप्त है तो निश्चित रूप से समझ लें कि बेहतर है कि आप प्राणायाम का अभ्यास ना करें। केवल पुस्तकों से पढ़ करके या आप टीवी आदि पर देख करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो लाभ के बजाय हानि होने की संभावनाएं ही अधिक होती हैं। तो इसलिए इन सावधानियों का पूरी तरह से ध्यान रखें। तो इस तरह से ये निर्देश और सावधानियां हुई। अब हम प्राणायाम के विषय में कौन सा प्राणायाम के साथ किस आसन में हम प्राणायाम कर सकते हैं, कौन कौन से आसन हैं, उसके लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।